हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर है फसलों का भंडारण व उनके प्रमुख कीट, इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड क्रॉप स्टोरेज। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम लगभग 10 कीटों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर फाइनल एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर का वेटेज देखा जाए तो इस चैप्टर से लगभग 7 या 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7 या 8 नंबर के। ठीक है, वो किस तरह से पूछे जाएंगे? तो 2 क्वेश्चन 1+1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक नंबर के, और एक क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का होगा। लगभग का मतलब यहाँ ये 3 नंबर का भी हो सकता है ना। और एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए? टोटल मिला के हो गए 7 या 8 मार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम की रिस्पेक्ट से तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा कठिन इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सा चैप्टर है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलना है, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लर्न करना है। ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि कीट आखिर में होते क्या है। ठीक है ना। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कीट तो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे से, जो नुकसान पहुंचाते हैं हमको, है ना। तो देखो, ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनको कहाँ रखा जाता है? अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आपको वर्गीकरण की दृष्टि से पूछना हो कि कीटों का एड्रेस क्या है, एड्रेस जानते हो ना आप। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप बताते हो सर मैं कोटा में इस एरिया में इस मकान में मकान नंबर इतने में रहता हूँ। तो वैसे ही कीट कहाँ रहते हैं? ठीक है ना। पूरे जीव जगत में कीटों का एड्रेस क्या है? तो उसके लिए हम कीटों का एड्रेस डिसाइड करने के लिए इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। कीटों का वर्गीकरण करते हैं कि कीट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम कीटों के जगत की बात करते हैं। तो कीटों का जगत कौन सा है? जगत का मतलब है किंगडम, साम्राज्य, कि कीट कहाँ पे रहते हैं, इनका जगत कौन सा है। तो कीटों का जगत है एनिमेलिया जगत। एनिमेलिया को हम जंतु जगत भी कहते हैं। तो आप एनिमेलिया बोल सकते हो या फिर जंतु जगत बोल सकते हो। जंतु जगत, कीटों को कहाँ रखा जाता है? जंतु जगत में रखा जाता है। सभी कीटों को एनिमेलिया जगत में या जंतु जगत में रखा जाता है, जितने भी कीट है। अब देखो, जंतु जगत तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे संघ आते हैं, बहुत सारे फाइलम है। ठीक है, पोरीफेरा से लेकर कोडेटा तक। तो पोरीफेरा से लेकर कोडेटा तक जो लगभग 10-11 फाइलम है, उनमें से कौन से फाइलम में इनको रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है, फाइलम का मतलब होता है संघ। इनका संघ या फाइलम कौन सा है? तो आपको याद रखना है, इनको ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है। कौन सा इनका संघ है? ऑर्थ्रोपोडा। जिसे आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हो? सर हम भारत में रहते हैं। भारत में भी तो बहुत सारे राज्य है, आप कहाँ रहते हो? कौन सा राज्य में रहते हो? तो फिर आप बताओगे सर हम राजस्थान में रहते हैं, या फिर कोई बिहार में रहता है तो वो बताएगा बिहार में रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कीट का संघ क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। कीटों का संघ क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा को अंग्रेजी में भी ऑर्थ्रोपोडा ही कहते हैं। ओके, और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भी तो बहुत सारे वर्ग होते हैं। ठीक है ना। जैसे जगत के अंदर संघ होते हैं, वैसे ही संघ के अंदर क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। वर्ग जिनको हम बोलते हैं क्लास। जैसे आपने बोल दिया सर हम तो राजस्थान में रहते हैं, भारत के अंदर राजस्थान में, और राजस्थान में भी तो बहुत सारे जिले हैं। कौन से जिले में रहते हो? सर हम बारां में रहते हैं, झालावाड़ में रहते हैं, या कोटा में रहते हैं। तो आप बताते हो ना ऐसे। तो वैसे ही वर्ग क्या होगा ऑर्थ्रोपोडा में? देखो, ऑर्थ्रोपोडा में स्पाइडर्स को भी रखा जाता है। स्पाइडर्स मतलब मकड़ियां। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को रखा जाता है। स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू। और क्रस्टेशियंस को रखा जाता है। क्रस्टेशियंस मतलब क्रेब्स वगैरह, केकड़े।
तो यहाँ पर हम बात करें तो कीटों को भी रखा जाता है। बिच्छू, मकड़ियाँ और केकड़े कीट नहीं है। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर कर लो, ये भी ऑर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं लेकिन ये कीट नहीं है, इनकी वर्ग अलग है तीनों के। और यहाँ पर हम बात करें कीटों का वर्ग अलग है। कीटों को अंग्रेजी में कहते हैं इंसेक्ट, और जिस वर्ग में इनको रखा जाता है वो है इंसेक्टा। किस में रखा जाता है? इंसेक्टा में। इंसेक्टा अंग्रेजी में बात करें तो इंसेक्टा। वैसे ये वर्ड इंसेक्टा अंग्रेजी का ही है, ज्यादा ही प्योर हिंदी करोगे तो आप कर दोगे कीट वर्ग, लेकिन इतना ज्यादा हिंदी कोई नहीं करता। एग्जाम वाले यही पूछेंगे कि कीटों को कौन से वर्ग में रखा जाता है, और ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा तो इंसेक्टा मिलेगा, कभी भी कीट वर्ग नहीं मिलता, क्योंकि कीट वर्ग दे देंगे तो आप तो डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। क्या लगाएंगे? इंसेक्टा। ठीक है ना? ओके, तो ये इनका एड्रेस हो गया। तो आपको याद रखना है कि कीटों को जंतु जगत या फिर एनिमेलिया जगत के ऑर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, एड्रेस क्या हो गया कीटों का? ये सभी कीटों के लिए, मतलब ये तीनों चीजें तो अब क्या होगी? सेम ही आएगी। सभी कीटों के लिए ये तीनों चीजें सेम होती, जितने भी इंसेक्ट होते हैं। अच्छा, और ज्यादा जानना है हमको कि वो कीट होते क्या है, तो फिर आपको कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की एक शाखा पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है कीट विज्ञान। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है इंट्रोडक्शन में, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। तो क्या होती है एंटोमोलॉजी? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी है ना? कीटों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है ना? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है या कीटों का अध्ययन किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्तृत नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है एंटोमोलॉजी। हिंदी में भी याद रख सकते हो आप, एंटोमोलॉजी हिंदी में लिख सकते हो। कीट विज्ञान कम इंपॉर्टेंट शब्द है। वैसे कीट विज्ञान को ही हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ये शाखा हमको बहुत सारे लक्षण बताती है कीटों के, कि कौन कौन से लक्षण होते हैं कीटों में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं कीटों में। तो सबसे पहले तो अदर फीचर्स की बात करते हैं हम कीटों में, जो कीट विज्ञान हमको बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कीट कैसे दिखाई देते हैं हमको, है ना? तो कीट तीन कीटों के शरीर में 3 भाग दिखाई देते हैं। ठीक है ना? कीटों के शरीर में कितने भाग दिखाई देते हैं? कीटों का शरीर कितने भागों से बना होता है? 3 भागों से, है ना? तो हम याद रखेंगे कीट का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भाग होते हैं इसमें? 3 भाग। क्या क्या नाम है उनके? तो नाम भी आपको याद रखने। जो 3 भाग है उनके नाम हैं सिर, वक्ष और उदर। सबसे पहला भाग होगा सिर, दूसरा होगा वक्ष और तीसरा होगा उदर। सभी कीटों में ऐसे नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा अधिकांश कीटों का शरीर कितने भागों से बना होता है? 3 भागों से बना होता है। क्योंकि बायोलॉजी में कोई भी 100% नहीं होता, हर चीज का अपवाद हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे भी अपवाद हो। ठीक है, तो आप अधिकांश शब्द यूज करोगे कि अधिकांश कीटों का शरीर कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। कौन कौन से? सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। कीटों का शरीर कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों से, सिर, वक्ष और उदर।
ठीक है। उसके बाद और बात करें हम यहाँ पर, तो ये कीट होते हैं ना आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं, और आर्थ्रोपोडा संघ का एक मुख्य लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें संधि युक्त उपांग होते हैं। संधि मतलब हिंदी की संधि नहीं है, संधि का मतलब जॉइंट वाले, अपेंडिकुलर्स मतलब उनके पैर वगैरह या फिर जो भी संरचनाएं उनमें पाई जाएगी जिनसे वो मूवमेंट करते हैं वो कैसी रहेगी, संधि युक्त होंगी, जॉइंट होगी, बीच बीच में टुकड़ों में बटी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर इनका मुख्य लक्षण है, इनमें संधि युक्त उपांग होंगे। उपांग उपस्थित, सभी कीटों में संधि युक्त उपांग उपस्थित होते हैं। कीट क्या, आर्थ्रोपोडा के सभी जंतुओं में। तो ये आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आर्थ्रोपोडा संघ का विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक। और बात करते हैं हम, जो आर्थ्रोपोडा शब्द है ना उसका मतलब ही यही है, संधि युक्त उपांग। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब संधि युक्त और पोडा का मतलब उपांग। और बात करते हैं आगे, तो जो कीट होते हैं, ये कीटों का जो सिर है, सिर, इस सिर पर एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, एक जोड़े एंटीना होंगे। एंटीना को हम बोलते हैं श्रृंगिका। श्रृंगिकाएं होती है, एक जोड़ी का मतलब दो होगी, एक जोड़ी में दो ही होते हैं, है ना। समान प्रकार की कोई भी चीजें होती है ना तो उनको एक जोड़ी बोल देते हैं। समान प्रकार की दो चीजें तो एक जोड़ी कहना ज्यादा उचित रहता है। दो कहेंगे तो हो सकता है अलग अलग भी हो सकती, इससे अच्छा है हम एक जोड़ी बोलेंगे। तो एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती है और श्रृंगिकाओं को हम बोलते हैं एंटीना। तो इनमें क्या होते हैं, एक जोड़ी एंटीना होते हैं जो इसमें किस किस में सहायता करते हैं। ये एक जोड़ी जो एंटीना होते हैं ये इनमें ताप संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, सुगंध व दिशा के ज्ञान में सहायक होते हैं जब ये, और उसके अलावा एक तरह से कानों का कार्य भी करते हैं ये, तो शरीर संतुलन का कार्य भी करते हैं। हमारे अंदर शरीर संतुलन में सहायक होते हैं कान। तो क्या क्या कार्य करेंगे, ताप की संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, सुगंध का पता लगाएंगे, कोई भी गंध है, सुगंध हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, ठीक है। सुगंध, दुर्गंध, गंध लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। गंध व दिशा का ज्ञान और शरीर संतुलन का कार्य किसका होता है, इन एंटीना का होता है, जो इनके सिर पर पाए जाएंगे, एक जोड़ी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर इस सिर की बात करें तो और क्या होता है सिर पर, तो सिर पर और होते हैं नेत्र, और नेत्र के अलावा यहाँ पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र भी होते हैं। तो जो विशिष्ट है वो लिख रहे हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं जो कि धुंधला प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, धुंधला, धुंधला प्रतिबिंब। ये जो संयुक्त नेत्र होते हैं ये धुंधला प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। और बात करें हम यहाँ पर तो और क्या होता है, तो जो कीट होते हैं हमारे, चलो और बात करें। तो और बात करें हम तो और क्या होता है कीटों के पास, तो जो कीट होते हैं हमारे, उन कीटों के वक्ष भाग पर, थोरिक्स पर, है ना, वक्ष भाग पर क्या क्या होता है। एक तो इनके वक्ष भाग पर होते हैं 3 जोड़ी पैर। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। 3 जोड़ी पैर का मतलब है टोटल 6। कितने पैर उपस्थित होते हैं कीटों के पास, तो कीटों के पास 3 जोड़ी 6 पैर होते हैं।
और कौन से भाग पर उपस्थित होते हैं ये पैर, तो ये होते हैं वक्ष भाग पर, ठीक है ना। और इसी वक्ष भाग पर कुछ कीटों में कुछ की बात कर रहा हूं मैं, सभी कीटों की बात नहीं कर रहा, तो कुछ कीटों में इसी वक्ष भाग पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी पंख उपस्थित, 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। और कुछ कीटों में ये 1 जोड़ी भी हो सकते हैं, या करके लिख सकते हो, या 1 जोड़ी पंख उपस्थित, 1 जोड़ी भी हो सकते हैं। और फिर कुछ की बात करिए अपने, तो बाकी बचे हुए कीटों में ये पंख क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, ठीक है ना। ओके, तो और आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो जो कीट होते हैं ये, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता, ये क्या होती है लैंगिक द्विरूपता? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि जो कीट है उसमें नर और मादा अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब कीटों की जो नर होते हैं अलग दिखाई देते हैं और मादा अलग दिखाई देते हैं, पहचान में आ जाते हैं। ये नर का आकार सामान्यतः छोटा होता है और मादा का आकार सामान्यतः बड़ा होता है। तो नर व मादा का अलग अलग दिखाई देना, बाहर से और अंदर से, दोनों से। मनुष्य में भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्य की मादा अलग दिखाई देती है और नर अलग दिखाई देता है। नर में दाढ़ी मूछें होती है, मादा में नहीं होती, अलग दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीटों में भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर व मादा अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देते हैं। इसे ही कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो कीटों में क्या पाई जाएगी? लैंगिक द्विरूपता पाई जाएगी। नर टिड्डा अलग दिखाई देगा, मादा टिड्डा अलग दिखाई देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और आगे बात करते हैं हम। तो कीटों में जो श्वसन होता है, वो विशेष प्रकार की कुंडलित नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोइल्ड ट्यूबुल्स होती है, कुंडलित नलिकाएं। ये कुंडलित नलिकाएं कीटों में क्या करती है? नलिकाएं ये कीटों में श्वसन करती है, ठीक है। और कीटों में अगर उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन यहाँ पर विशेष प्रकार की नलिकाओं द्वारा होता है, जिनको हम बोलते हैं मेलपिगी नलिकाएं। मेलपिगी नलिकाएं, मेलपिगी एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम है और उसी साइंटिस्ट ने इन मेलपिगी नलिकाओं के बारे में सबसे पहले बताया कि कीटों के अंदर उत्सर्जन का कार्य करती है नलिकाएं, इसीलिए इनको मेलपिगी नलिकाएं बोलते हैं। मार्सेलो मेलपिगी जो साइंटिस्ट है उसके नेम के बेस पर, ठीक है ना। तो कीटों में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा। और श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कुंडलित नलिकाओं के द्वारा। और आगे बात करते हैं। तो कीटों के अंदर हड्डियां अनुपस्थित होती है। आपसे पूछा जाए कि मच्छर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इनमें हड्डियां अनुपस्थित होती है। हड्डियां, अस्थियां बोल सकते हो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। अस्थियां हड्डियां एक ही बात। अस्थियां अनुपस्थित होती है, मतलब कि अंतःकंकाल अनुपस्थित है। अस्थियां अनुपस्थित, इसका मतलब अंतःकंकाल अनुपस्थित, ठीक है ना। अंतःकंकाल ही जो है हमारा, अंतःकंकाल किससे बना होता है? अस्थियों। अंतःकंकाल कंकाल अनुपस्थित होता है ना, लेकिन बाह्य कंकाल इनमें उपस्थित होता है। बाह्य कंकाल ये उपस्थित होता है इनमें। और ये बाह्य कंकाल को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ये किसका बना होता है? इनमें ये सारे शरीर को घेरे हुए रहता है पहली बात तो, और ये बना होता है काइटिन का बना, ठीक है। ये इनमें उपस्थित होता है, बाह्य कंकाल इनमें उपस्थित होता है, एक्सोस्केलेटन उपस्थित होता है इनमें। याद रखना है आपको कि कीटों में अंतःकंकाल अनुपस्थित होता है, मतलब अस्थियां अनुपस्थित होती है, जबकि पूरे शरीर को घेरे हुए
बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कवक है, उनमें कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद और आगे बात करते हैं। तो और आगे देखें हम तो यहाँ पर जो कीट होते हैं अधिकांशतया कीट कैसे होते हैं, कीट ओविपेरस होते हैं, मतलब कि अंडज होते हैं, मतलब कि जनन के बाद क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अधिकांशतः कीट कैसे होते हैं, अंडज, अंग्रेजी में बात करें तो ओविपेरस, कीट ओविपेरस होते हैं। ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज, विविपेरस, और जो अंडों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं अंडज या ओविपेरस। तो सामान्यतः हमने बात की कि अधिकांश कीट कैसे होते हैं, अंडज होते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ कीट ऐसे भी है जो बच्चों को भी जन्म देते हैं, उनको विविपेरस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ कीट तो ऐसे भी है जो अंडे और बच्चों दोनों को जन्म देते हैं, उनको बोला जाता है अंड जरायुज। ठीक है, लेकिन अधिकांशतया कीट अंडज होते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो कीटों के अंदर जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन जानते हो, भ्रूणीय परिवर्धन, परिवर्धन वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मतलब यहाँ पर शिशु बनता है ना, उससे पहले लार्वा बन जाता है। ठीक है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब होता है यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लार्वा अवस्था उपस्थित होगी, लार्वा अवस्था उपस्थित। अधिकांशतया कीटों में लार्वा अवस्था पाई जाती है, अलग अलग नाम होते हैं लार्वा अवस्था के इनके, है ना। हम जैसे कीट पढ़ेंगे वो 10 कीट वहां पर देखेंगे कि कौन से कीट में कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीटों का भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, मतलब कि लार्वा अवस्था पाई जाती। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है कि अंडों से पहले क्या होगा, अंडों का प्रस्फुटन होगा तो पहले लार्वा अवस्था बनेगी। ठीक है ना, और फिर इससे बनेगा शिशु या फिर वयस्क, बाद में वयस्क बनेगा। डायरेक्ट अंडों से वयस्क जैसा जीव नहीं बनेगा, ये लार्वा अवस्था बिल्कुल अलग दिखाई देती, वयस्क जैसी नहीं होती। ठीक है ना, जैसे टिड्डी की लार्वा अवस्था लटके जैसी, वो तो वैसे तो होती नहीं टिड्डी में, तो मतलब बाकी अलग कीट की जो लार्वा अवस्था होगी वो लटके जैसे रूप में रहेगी। इस लार्वा अवस्था को लट, गिडार, ठीक है ना, डिफरेंट सुंडी, डिफरेंट नाम से जानेंगे हम। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। ठीक है, और इस प्रकार का जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणीय परिवर्धन या फिर इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम पॉइंट है हमारे पास में, कीटों के इंट्रोडक्शन में अंतिम पॉइंट है कि लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था का निर्माण क्या कहलाता है, ये कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाएगा, कायांतरण। किसी कीट की लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था का निर्माण, वयस्क अवस्था का निर्माण क्या कहलाता है, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। कायांतरण मतलब कि काया चेंज कर ली, काया का मतलब बॉडी, लार्वा से वो किस में बदल गया, वयस्क में। कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आज हमने पढ़ा कीटों का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम अगले टर्न पे कीटों का सारा वर्गीकरण पढ़ेंगे। 4 आधारों पर कीटों को वर्गीकृत किया गया है ना, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।